हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फॉर दोज हु डोंट नो मी, दिस इज साक्षी सिंगल। और वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो के अंदर आज बहुत जो मेजर पॉइंट है, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि दी इस टाइम पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बच जाए और अब हमने जितना भी अब तक हमारा सारा का सारा टाइम था वो हमारा वेस्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। बहुत सारे बच्चों का एक एग्जैक्ट रीज़न है ये कि कोविड का टाइम रहा, हम बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं लगा पाए या फिर कहीं पे हम अपना स्कूल भी सही से अटेंड नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन एंड XYZ रीज़न। और बहुत सारे बच्चों के ये था कि अब तक हमने इतना नहीं पढ़ा और अब हम अच्छा भी स्कोर करना चाहते हैं, तो क्या अब हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हमें कुछ ऐसी ऐसी बातें टिप बता दो, या हमें कुछ कहते हैं ना बच्चे कि हमें कुछ कुछ ऐसे टिप्स दे दो, हमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे पाथ बता दो कि हम ऐसे ऐसे फॉलो कर करके हम अपने एग्जैक्ट इतने मार्क्स ला सकते हैं। तो डोंट वरी, आप अभी भी ला सकते हो, पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और इसके अलावा लास्ट मिनट पे जो आपको चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब हमने इतना पढ़ लिया है कि अब हम और सिटिंग नहीं बना पा रहे, सर्दियों का टाइम आ गया, आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी की सारी आपकी बातें क्लियर करूँगी, आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताऊँगी। और उन बच्चों के लिए भी स्पेशली वीडियो है जिन्होंने अभी तक इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा और वो सोच के चल रहे हैं कि यार इस साल तो हमारी 12th ही बेकार हो गई, या हमारे बोर्ड्स 10th ही हमारे बेकार हो गई है और हम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो देखो यार, ऐसा कभी तक कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 85 से अबव तक भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद के जो एफर्ट्स हैं वो आपके हाथ में है। मैं आपको इतनी चीज़ें आपको बता दूंगी कि आप एटलीस्ट 85 तो डेफिनेटली लेकर ही आओगे, आई प्रॉमिस। बट आपको ये चीज़ें श्योर, मतलब बिल्कुल श्योर करके चलनी पड़ेंगी कि हम यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, दैट्स योर फॉल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका स्टडी मटेरियल। देखो, हर जगह आपने सुना होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपना बताया कि NCERT पढ़ो और अपने इतना पढ़ो। पर अब आप ये देखो एग्जैक्टली, देखो मैं यहाँ पे चाहती तो आपके लिए एक बोर्ड पे आपको एक फ्लो चार्ट बना करके एग्जैक्टली आपको सब कुछ समझा भी सकती थी, पर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको एक चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करूँ। मैं आपको बहुत जल्दी और आपको बिल्कुल एक फास्टली समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है अब कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे यूट्यूब पे। बहुत इन्फॉर्मेशनल चीज़ लो, काम की चीज़ लो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर आपको टेलीग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लो, उसके बाद से सब चीज़ें ऑफ कर दो। ओके, तो आप ध्यान से सुनना। आपका फिजिक्स के अंदर जो आपकी मेन NCERT है और इसके अलावा जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इतना कर लो, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके अलावा आपके पास इस टाइम पे कुछ टाइम बचे ना, तो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर्स का कोई एक क्वेश्चन पेपर या 2 क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना। अब आप कहोगे कि दी हमने ऑलरेडी इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, हम इतने भी नोट्स वगैरह, फिजिक्स में इतना सब कुछ होता है, हम कैसे करेंगे? तो यार देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे अभी तक इतना नहीं पढ़ पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। तो आप इस टाइम पे मेजर चीज़ें देखो, जैसे कि डेरिवेशंस होते हैं आपके इतने सारे डेरिवेशंस हैं आपके 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर भी जो आपके बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी जो भी आपको चीज़ें, और आपके जो 12th क्लास के अंदर इतने सारे डेरिवेशंस हैं। आप उन सब सारे डेरिवेशंस को देखो कि कौन कौन से डेरिवेशंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपके टीचर्स जब आपको नोट्स बनवाते हैं उसके अंदर लिखवाते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे पूछा गया, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। और इसके अलावा आप किसी भी न्यूमेरिकल में ज़्यादा मत फंसो। अगर आप कोई न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हो, अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा या फिर आप बीच में अटक गए, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक न्यूमेरिकल को 5 मिनट से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको लग रहा है कि 15 मिनट 20 मिनट लेगा आपका केवल समझने में, छोड़ दो। छोड़ना इसलिए क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। अभी के लिए आप एग्जैक्ट इतना करके जाओ कि आप इतना श्योरिटी अपने आप को दे सको कि मैं इतने मार्क्स डेफिनेटली गेन कर लूँगा। अगर आपके पास उसके बाद टाइम बच जाता है तो आप वो चीज़ें 15-20 मिनट वाली जो टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ें हैं, आप उनको तब टाइम देना। पर इस टाइम पे जो आपको लग रहा है कि ईजिएस्ट चीज़ है, जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स है, और इसके अलावा भी आपके लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, आपका मॉडर्न फिजिक्स में से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में से आप देखोगे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपके टीचर्स ने आपको बता रहा होगा कि यहाँ से ये चीज़ आएगी, आपको गैल्वेनोमीटर से आएगी, आपका किरचॉफ आएगा, या फिर आपको जो भी आपके थ्योरम्स हैं, ये चीज़ें आपको टीचर्स आके बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर होता है ना कि इस चैप्टर की मेजर चीज़ें ये हैं, उन चीज़ों को तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो भी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, उन्हें डेफिनेटली करके जाओ, उन्हें छोड़ने का कोई चांस ही मत लो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आप एटलीस्ट
75 मार्क्स तक तो डेफिनेटली गेन कर लोगे। इसके अलावा जो आपके मार्क्स फिजिक्स में कटेंगे जितने भी, वो आपके मार्क्स होंगे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ आपकी डेफिनेशंस में, इतना, क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना आसान नहीं होता फिजिक्स में मार्क्स गेन करना, क्योंकि आप अपने अगर कुछ प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो आपके प्रीवियस जो सीनियर्स रहे, अगर आप नेट पे आप उनकी वीडियो निकाल के भी देखोगे तो हर टाइम बच्चों को यही रिएक्शन रहता है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आया था। हमेशा कुछ बच्चों का रहता है कि एनसीईआरटी में से ही आया था पर हम एनसीईआरटी पढ़ के ही नहीं गए थे, या कुछ बच्चों का रहता है कि हमें एनसीईआरटी आती थी लेकिन हमने वो रिवाइज नहीं की थी। पर आता एनसीईआरटी में से ही है, और एनसीईआरटी हर कोई नहीं करता, बहुत एक गिनती में कुछ लोग होते हैं जो एनसीईआरटी कर लेते हैं फिजिक्स की। तो अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप कर रहे हो, अगर आप नहीं भी कर रहे हो एनसीईआरटी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ उसके नोट्स में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी तरफ जाओ और वो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो। इसके अलावा हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो, केमिस्ट्री के अंदर आपकी केमिस्ट्री डिवाइडेड है पर्टिकुलर पार्ट्स में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और आपका जो भी थ्योरेटिकल वाला, न्यूमेरिकल वाला जो भी आपका पोर्शन है, इन सब चीज़ों के अंदर मिक्स है। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में आपको कैसे डेटा प्रोवाइडेड है, बिल्कुल ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में, और आपके कुछ अगर नोट्स बने हुए हैं, कोचिंग के नोट्स अगर बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, तो आप उन्हीं को प्रेफर करो इस टाइम पे भी। और इसके अंदर भी आप वही चीज़ें देखो कि किस चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। कोई भी ईजी चीज़ जो आपको लगती है कि ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको लगता है, क्योंकि हर किसी बच्चे का कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है उसको जो इजी ज़रूर लगती है, तो अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ये इजी है तो उसे अभी के अभी निपटा के डाल दो, एक तरफ साइड कर दो कि ये चीज़ ईजी है, एटलीस्ट मेरा इतना हो गया। अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग लगती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 या 3 चैप्टर्स हैं वो उन्हें उठाकर साइड कर दो कि मेरा इतना हो चुका है, उस चीज़ से अपना टेंशन फ्री रहो, बचा हुआ जो आपका सिलेबस है उसे उठाओ और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ लगती है उसे थोड़ा एंड के लिए छोड़ दो। उसे एंड के लिए क्यों छोड़ दो? क्योंकि अगर आप अभी एंड वाली उन चीज़ों के अंदर पड़ गए जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, आप पूरा दिसंबर उसमें ख़राब कर दोगे अपना दिसंबर, और उसके बाद भी आपको वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगी, और आप उन्हीं के अंदर फंसे हुए रह जाओगे। तो इसके अलावा आप अपने कोचिंग के नोट्स करो, अपनी एनसीईआरटी करो, और इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है प्रीवियस ईयर्स करने का, तभी आप प्रीवियस ईयर्स उठाना, वरना आपको प्रीवियस ईयर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तभी उठाना प्रीवियस ईयर्स भी। और इसके अलावा आपका आ जाता है बायोलॉजी/मैथ्स। देखो, मैथ्स के अंदर क्या है कि आपको एनसीईआरटी करनी इनफ है कि एनसीईआरटी तो आप कर ही जाओगे, और नोट्स तो आपके खुद के होते हैं उसके अंदर जो भी होते हैं। और इसके अलावा आपकी एक कहते हैं ज़रूरत बन जाती है बिल्कुल कि आपको एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूर करके जानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 का सोच रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूर करके जानी पड़ेगी। तो आप उसमें RD, RS जो भी आपको आपके टीचर्स आपको प्रेफर कराते हैं, वो बुक जो भी आपने करी हुई है, अगर आपने इतना कर लिया है तो आप 90 से ऊपर स्कोर करोगे, डेफिनेट सी बात है। कोई बहुत इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, तो आप इतना तो स्कोर डेफिनेटली कर ही लोगे। और अगर आप RD, RS नहीं कर पाए तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली करके जाना। आप ट्रस्ट मी, इतना थैंक यू बोलोगे ना मुझे आकर के कि दी हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करे थे, और हम इतने ज़्यादा थैंकफुल हैं कि हमने वो कर लिए थे। हमें पता चल गया कि क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन आ कैसे रहा है। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे क्वेश्चन पेपर को देख के, अगर आपने क्वेश्चन पेपर पहले एक बार देखा तक नहीं होगा। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी ना करो, इतना भी अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, प्लीज़ उन्हें देख के ज़रूर चले जाना कि प्रीवियस ईयर्स में ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, ये वाला इस पैटर्न में क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन पेपर अगर आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं तो खुद दिल करो। उसके अलावा आपको नेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट मिल जाएंगे, उनको प्रिंट कराओ, उन्हें सॉल्व करो। कोई आपके लिए टीचर्स अगर आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, या कुछ भी उनका XYZ रीज़न है, तो यार आप खुद करो। टीचर्स को मार्क्स नहीं लाने, टीचर्स को पढ़ाना है। और मैं आपको यहाँ पे गाइड इसलिए कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में आपकी एनसीईआरटी इज़ द मस्ट, एनसीईआरटी इज़ द की। अगर आपने एनसीईआरटी भी कर ली तो 90 तो आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे। और नोट्स एनसीईआरटी के अंदर मैंने तो बनाए नहीं थे, पर अगर आपको बनाने हो एनसीईआरटी के अंदर अपने नोट्स तो आप बना सकते हो, या फिर आपके पास रखे हुए होंगे जो भी आप अपने टीचर्स के होंगे तो वो आप पढ़ सकते हो। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स करो ना करो इज़ ऑप्शनल, क्योंकि पर्सनली मैंने एनसीईआरटी के अंदर जब मैंने 12th करी थी अराउंड 2-3 ईयर्स पहले, तो मैंने एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी करी थी, और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखा था, मतलब ऊपर से बस देखा था, मैंने सॉल्व भी नहीं किया था। स्टिल आई गॉट 95 मार्क्स इन माई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। और आई डोंट थिंक कि उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई
इतना वो नहीं है। पर अगर आपको कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सेक्शन हमें हार्ड लगते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन वाला कुछ मुझे 3rd चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें लगती थी, तो मैं उसके NCERT क्वेश्चंस करती थी। और इसके अलावा इकोलॉजी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करे मैंने, और मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने इकोलॉजी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा आपके इंग्लिश के अंदर देखो, इंग्लिश के अंदर मैं आपको लास्ट टाइम पे अराउंड आपका जब दिसंबर एंड होने वाला होगा तब आपके लिए इंग्लिश के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश में एग्जैक्टली करना क्या। अगर आप मेरी उतनी बातों को फॉलो कर लोगे ना, आप 1 महीने पहले भी अगर आप इतनी बातों को सुन लोगे, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे इंग्लिश के अंदर। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो अलग साइड में रख दो, वो इतनी ज़्यादा उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में तो प्रैक्टिकल में भी है और नहीं भी है, ऐसे ही कुछ है, मुझे क्लियर नहीं है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आप इस बार इतनी टेंशन मत लो प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है इस बार प्रैक्टिकल्स की। आपको टीचर्स जो होंगे खुद आपको सपोर्ट करेंगे, टीचर्स आपको खुद मार्क्स दिलवा देंगे। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे साल भर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं करे, टीचर हमें ऐसे लास्ट टाइम पे कहेगा और हम इतना ज़्यादा होश-पोश हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। टीचर आपको बस क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे कर देना है। क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि इस साल क्लासेस नहीं रही, वो कहाँ से आप अपना पढ़ने के लिए तो आपको टाइम मिला नहीं, आप कहाँ प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम निकाल लोगे। तो ये सब चीज़ें टीचर्स को पता है। बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दो। जब बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल नियर होगा ना, तब उससे 1 दिन पहले उसकी टेंशन ले लेना, इतना इनफ है। अभी से इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब देखो, आपको मैंने ये चीज़ें बता दी कि आप ये चीज़ें कर लो। आप इतना, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने जो भी मैंने अब तक इसमें बताया ना, आप अगर इसमें से इतना भी कर लोगे, इसका आप अगर, मैंने बिल्कुल इतना शॉर्टली बताया है, बिल्कुल मस्ट चीज़ें बताई हैं कि आपको इतना तो करना ही है। अगर आप इतना कर लोगे तो एटलीस्ट आप 85% तक तो गेन कर लोगे, बिल्कुल इस बात में कोई भी वो नहीं है। और आप 85% डेफिनेटली स्कोर कर लोगे। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हैं, देखो उन्हें छोड़ना मत। एग्जाम के अंदर कुछ तो लिख के ही आना, मतलब कुछ उसके आसपास का भी याद आ रहा हो ना, कुछ तो लिख के ही आना। टीचर आपको शायद कुछ ना कुछ मार्क्स दे दे अगर आपका चांस अच्छा रहा तो, पर कुछ छोड़ के मत आना अपनी साइड से किसी भी चीज़ के अंदर। अगर न्यूमेरिकल भी लग रहा ना, कुछ ना लिख के आना। ये सच में आप सोचते हो कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, इस टॉपिक से दूर से रिलेटेड भी कुछ नहीं आना, कुछ तो लिख के आना। आपको क्या पता टीचर आपको उस पर 1 मार्क दे दे, हाफ एन मार्क दे दे, हाफ करके आपके 1-2 मार्क्स ऐसे हो जाएं। अगर आप कहीं पे 79 स्कोर कर रहे हो तो 80 आ जाएं आपके, तो कुछ आपका कुछ भला हो जाए। तो प्लीज़ कुछ छोड़ के मत आना। इसके बाद हम बात करते हैं कि टिप्स की, कि क्या इस टाइम पे कौन कौन सी वो टिप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। अगर आपने इतना तो बता दिया कि इसे पढ़ लो, अब ये सब हो जाएगा और आपका इतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ये तो आपने मस्त चीज़ें बता दी, आपने मटेरियल तो बता दिया, आपने बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ों को करना, क्या नहीं करना। पर आप एग्जैक्टली बताओ तो क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे फॉलो करें। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो इस टाइम पे डाइवर्ट हो रहे होंगे कि यार इतना कब, मतलब दिसंबर आ गया, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, जनवरी आ गई है, इतना ज़्यादा कैसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं हम इस टाइम पे। तो यार देखो, आपको एक अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। कोई आपके लिए टाइम टेबल सेट नहीं करेगा। मैं चाहूँ तो आपके लिए आपका टाइम टेबल भी सेट कर दूँ, आपको बता दूँ कि ऐसे ऐसे फॉलो करो, ऐसे ऐसे फॉलो करो, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरीके की टाइम टेबल वाली वीडियो को देख करके। हर किसी का शेड्यूल अलग होता है। कोई बच्चा सुबह लेट उठता है, कोई, अब ये नहीं कि हम सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे, क्या पता बहुत सारे बच्चे हों जो रात को लेट पढ़ के सोते हो और कुछ हों जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो। तो अगर आप किसी टाइम टेबल वाली वीडियो को देखेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि सुबह उठ कर पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको आदत ही सेट, मतलब रात पढ़ने की लगी हुई है, तो आप इस टाइम पर अपनी आदत बदलोगे बैठ करके, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी आदत को बदलने की। अगर जो आपको अच्छी आदत है, भले वो रात को पढ़ने की हो, चाहे वो आपको सुबह को पढ़ने की है, तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आदत भी नहीं होती पढ़ने की, तो आप उसको अपना फायदा बना के रखो, उसे अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो कि एटलीस्ट मैं रात को तो पढ़ रहा हूँ ना, रात को तो पढ़ रही हूँ ना, मैं सुबह नहीं पढ़ पा रहा तो इट्स ओके। सुबह हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि हम, नींद भी चाहिए कि इंसान को 7 और 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी। तो आप जिस भी टाइम पे पढ़ रहे हो, आपका बढ़िया टाइम है। आप खुद अपने ऑनर बनो। क्यों किसी को फॉलो कर रहे हो कि उसका टाइम टेबल टॉपर का देखेंगे और वो कैसे पढ़ता था और वो हम भी ऐसे पढ़ेंगे और हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। जब आप खुद टॉपर होगे तब सामने वाले को बताना कि ये मेरा टाइम टेबल था। ओके, तो किसी के टॉपर को आपको टाइम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ गाइडेंस चाहिए वो ज़रूर लो, जहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही हैं अच्छी अच्छी, कि हाँ किसी से कुछ चीज़ें काम की सुननी ले लो, अपने पास रख लो, अपने पास जो चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। किसी को ये मत सोचो कि नहीं ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहा है, इसको क्या पता। कोई अगर क्या काम की चीज़ें बता रहा है तो उसको सुन लो, अपने पास रख लो, कहीं कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होने वाली। और अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ भी रहे हैं और वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो रहे और वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, या फिर पढ़ लेते हैं रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। देखो अगर आप एक चीज़ को पढ़ लेते हो ना, अगर अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ लगती है और आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर आप उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, एक बार कोई चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसे नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ने में मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने में 4 घंटे लिए हैं, आप उसे नेक्स्ट डे रिवाइज़ करोगे, अगर ढंग से रिवाइज़ करा होगा तो 1 घंटा ज़रूर लगेगा। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट डे रिवाइज़ करोगे, वो आपका 1 घंटा हो जाएगा 48 मिनट का। उसके बाद उसे नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज़ करोगे वो हो जाएगा आपका 30 मिनट्स। तो आप भी से उसे रिवाइज़ करते जाओगे तो उसकी किसी टाइम पे उस 4 घंटे वाले चैप्टर की अराउंड 10 मिनट से 5 मिनट्स तक रिवीजन टाइम रह जाएगा। अराउंड 10 मिनट्स तो रह ही जाएगा, क्योंकि कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स तो होते नहीं है, तो 10 मिनट्स तक आपका रह जाएगा। तो ये आपका कब आएगा, जब आप उसको रिवीजन को कंटिन्यू रखोगे। अब देखो ये वो वाला टाइम नहीं है जो आप थोड़ा सा आलस कर जाओगे तो अभी थोड़ा टाइम है, अपने आप को पुश करो, अपने आप को कहो कि अभी टाइम है, बाद में सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलने वाली हैं अभी, बाद में भी कोविड अभी इतने आराम से जाने वाला नहीं है, अभी आपको बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी। और अगर आपके कुछ स्कूल्स वगैरह ओपन भी हो जाएंगे, पर क्या करना है ऐसे आराम का जो आपको लाइफ टाइम आपको ख़राब कर दे आपका फ्यूचर, और आप अपने एक मार्कशीट जो होगी 12th क्लास की, आप जब आपका रिजल्ट होगा आप उसको किसी के आगे हमेशा शो करने लायक ना बने। कितना गंदा लगेगा अगर उसके अंदर आपके परसेंटेज लिखे होंगे 72 और मे बी समथिंग एल्स। और देखो किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी स्कोर कर रहे हो, प्री बोर्ड में कितना भी गंदा स्कोर कर रहे हो, पर इस बात से कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्री बोर्ड में क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आपके ट्यूशन में आपका टेस्ट लेने वाले आपके ट्यूशन के टीचर्स हैं, पर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कोई और ही सेट करेगा। वो टीचर्स ट्यूशन वाले और स्कूल वाले नहीं सेट करने वाले। वो आपको आपके इन वाले मार्क्स पे जज नहीं कर सकते कि आप कितने मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 70 मार्क्स आ रहे होते हैं और उसके टाइम बावजूद भी वो 12th क्लास में 95 प्लस मार्क्स लेकर आ जाते हैं। और क्योंकि सेट करने वाले यार दोनों डिफरेंट पीपल हैं यार, कोई भी सेम नहीं है, दोनों टीचर्स अलग अलग हैं, चेकिंग अलग तरीके से होती है, आपका कुछ क्राइटेरिया सेट होता है चेकिंग करने का, और आपके अब तक के 12th में सबसे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। जितना पढ़ के जाओगे ना उससे आपको एटलीस्ट 10% और इंक्रीमेंट वाले मार्क्स दिखेंगे। इतना आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप अगर अपनी तरफ से 90% दोगे ना तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर आप अपनी तरफ से 80% दोगे ना तो आपको 90% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी तरफ से 100% में दोगे तो आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखो, चार्ज अप रहो, इस टाइम पे आलस नहीं आना। दिसंबर स्टार्ट हो गया, ठंड आने वाली है, ठंड ऑलरेडी आ चुकी है और ज़्यादा आने वाली है। प्लीज़ आलस खुद छोड़ दो, आलस को किसी के कहने से नहीं छोड़ोगे, पर आप खुद सोचो जिस टाइम आप सो रहे हो तो एक बार अपने मन में एक बार करके देखो कि यार सोना ज़्यादा ज़रूरी है क्या इस टाइम पे एग्ज़ाम पास आ रहा है, सोना ज़्यादा ज़रूरी है, रजाई से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ कंफर्ट फील होता है वहाँ पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कहते हैं, सब बोलते हैं, 99 मेजॉरिटी पीपल बोलते हैं कि टेबल चेयर पे पढ़ो, बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको कंफर्ट फील होता है वहाँ पे पढ़ो। अगर आपको रजाई के अंदर भी कंफर्ट फील होता है तो वहाँ पे पढ़ो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली, अब मुझे नहीं पता इसमें मैं एक्सेप्शन हूँ और नहीं, क्या सीन है मेरे साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से मैंने मतलब बेड पे बैठ के ही स्टडी करी है, फिर सोफा पे बैठ के ही स्टडी करी है, और आई ऑलवेज परफॉर्म गुड इन माई एग्जाम्स यार। और कुछ भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अपने आप को चार्जर रखते हैं। क्या आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेड पे बैठोगे तो आलस ही आएगा। बेड पे बैठ के खाना भी तो खाते हो, वो भी तो कितना एंजॉय करके खाते हो। बेड पे बैठ के हम और भी तो मतलब नाश्ता भी करते हैं, हर तरीके के यार। बेड पे बैठ के तो हम बहुत ज़्यादा पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो हम जहाँ पे कंफर्ट फील करते हैं वहाँ पे हम बैठ के क्यों ना पढ़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको ना जितने आपके बार बार माइंड में बोल के बातें डाल दी गई कि बेड पे बैठ के तो नींद ही आती है, बेड पे बैठ के तो कुछ भी कर लो आलस ही आने लग जाता है। जब तक आप खुद से नहीं कहोगे यार सो जाओ, तो कैसे आ जाएगी आपको नींद। खुद से चार्ज अप रहो। क्यों किसी को कहने का मतलब मौका ही क्यों देते हो। या आपको इतनी सारी आप यूट्यूब वीडियो में सुनोगे, हर कोई आपको यही बात बोल रहा होगा कि बेड पे बैठ के मत पढ़ना, बेड पे बैठ के मत पढ़ना, आपको नींद आ जाएगी। होता होगा, पर अगर आप जब तक खुद से अपने आप को कमांड नहीं दोगे, आपका माइंड जब तक आपको कमांड नहीं देगा कि सो जाओ, बहुत देर हो गई है या फिर थक गए हो, तो आप कैसे सो जाओगे। अगर आप
सच में अगर आपको ये चीज़ लगती है कि आप बेड पे बैठ के सो जाते हो तो आप अपने आप में कंट्रोल में नहीं हो, आप खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते, मतलब इसका मतलब ये है। और जैसे आपको कंफर्ट, जहाँ आपको बेटर फील होता है वहाँ करो। जो आपको टाइम अपने सेट करा हुआ है पढ़ाई का, जो आपका सेट है बिल्कुल एग्जैक्टली उसे ही फॉलो करो। कोई भी ज़रूरत नहीं कि सुबह उठ कर पढ़ना है, अब तो मुझे रात को एक एग्जैक्ट टाइम बनाओ कि या तो मैं रात को पढ़ूंगा या तो मैं दिन में पढ़ूंगा। कोई भी दोनों टाइम तो पढ़ नहीं सकता कि 3 बजे उठे, 3 बजे तक रात को पढ़ के सोए तो सुबह 5 बजे उठ गए, ऐसा तो कहीं नहीं होता। या तो आप रात को जल्दी सो जाते हो या फिर सुबह लेट उठते हो, ऐसा समथिंग जो भी आपका सिनेरियो है ये सब होता है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, एग्जैक्टली आप इन सब चीज़ों को डेफिनेटली फॉलो करो। तो ये मैं आपको बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ, आप 85% तो डेफिनेटली लेकर ही आओगे। जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ना, इतना ही कर लोगे अगर आप, इतना मस्ट है, इतना बहुत है आपके लिए। ओके, तो तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।